अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बहुत बुरी बला यानी कि लालच बनाम सरकार। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कुत्ता था। कुत्ता भूखा था। भूखे कुत्ते ने कसाई के फट्टे के ऊपर से एक हड्डी चुराई और चुरा के हड्डी भागा। जब वो हड्डी चुरा के भागा और दरिया क्रॉस करने लगा तो दरिया में उसने देखा कि अपने अक्स को देखा। उसे लगा कि ये एक और कुत्ता है एक और हड्डी के साथ। उसने सोचा कि यार मैं इसकी हड्डी भी क्यों ना छीन लूँ। लालच कर गया। उसने उस कुत्ते की तरफ देख के भौंका और उसकी वो हड्डी पानी में गिर गई, यानी कि वो अपनी हड्डी से भी हाथ धो बैठा। उसको हड्डी जो नज़र आई वो हड्डी थी नहीं थी, अक्स तो रियल था, अक्स तो हकीकत थी, लेकिन वो हड्डी वहाँ नहीं थी। और उसने लालच किया और एक अनदेखे की लालच में उसने अपनी हड्डी गंवा दी। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। आपने ये कहानी बचपन में अपनी किताबों में कोर्सेज़ में पढ़ी होगी। ये कहानियाँ जो बचपन में कहानियों में कोर्सेज़ में मौजूद होती थी, निसाब में मौजूद होती थी, वो हमें सिखाने के लिए होती थी, इंसान बनाने के लिए होती थी। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और वो ऐसी बहुत सारी कहानियों से, ऐसे बहुत सारे किस्सों से भरा पड़ा है जो हमें सबक देने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन गलती यहाँ ये हुई हमसे कि हमने वो कहानियाँ सिर्फ़ कहानियों की हद तक ही रखी। सुनते रहे, सुन के ये भी कहते रहे यार बड़ा गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब ख़ुद पे वो बात आई तो हम तमाम कहानियाँ, तमाम उसके वो नतीजे भूल गए। हमें सिर्फ यही याद रहा कि भाई हड्डी है उस पार, यानी कि उस पार हमारे लिए कुछ है। आज आपको लालच की कहानी सुनाएंगे और लालच से बचने का एक बड़ा खूबसूरत सा तरीका भी बताएंगे, क्योंकि बग़ैर तरीके के आज आपको जाने नहीं देंगे, सिर्फ बातें नहीं करेंगे। आज आपको एक लालच से बचने का तरीका भी बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, लालच की हम बात कर रहे हैं। लालच की एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। ये हम सब हैं, ये जो साहब हैं ये हम सब हैं। हम सब इसी तरह करते हैं। मेरे दोस्त हैं, बड़े बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन नुकसान उठा चुके हैं। लेकिन अब अल्लाह ताला ने उनकी माँ बाप की दुआएं सुन ली और उनको उनकी जो नुकसान हुआ था वो वापस उनका पूरा हो गया। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जिनका नुकसान पूरा हो। प्लीज़ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ये सिनेमा वाली ऐनक नहीं है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वही है। तो ये क्यों पहन के चला रहे हैं? मैं बस क्या करता हूँ कि मैंने कहा ये भी 3D है, इसको भी आज देखें, काफी दिनों बाद आई है। भाई साहब एक बात बताएं। जी जी। आपको बहुत मुबारक हो, आपकी गाड़ी। खैर मुबारक। हम दुनिया को एक बात बताना चाह रहे थे, वो ये है कि लालच बुरी बला है। बेशक बेशक। मतलब लालच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, इसको मैंने करके देख लिया है और जिसका जो नतीजा निकला है, कम से कम मैंने तकरीबन को 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान किया है। 10 से 15 लाख का? और गाड़ी फिर मुझे मिली है 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद? 1.5 साल बाद। और लेकिन अच्छी बात ये है नाज़रीन के मलिक साहब के माँ बाप की दुआएं हैं कि मलिक साहब को उनकी गाड़ी जो थी वापस मिल गई। बेशक, ये सब मेरी माँ की। लालच क्यों किया आपने? बस लालच ये कि घर खड़ी रहती थी, मैंने कहा चले दे देते हैं इसको रेंट पे। अच्छा जी। तो उसी वजह से ना वो मिसबिहेव हो गया। ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। और वो आपने कहा कि रेंट पे दे देते हैं, अगर उस पे चलेगी, आपने उसको कागज भी दे दिए? कागज भी दे दिए। पैसे ज्यादा आएंगे? हाँ जी, पैसे ज्यादा आएंगे। इसी वजह से ना वो मैं ना वो गाड़ी लेके निकल गया बंदा। गाड़ी लेके 1.5 साल बाद निकल गया। आज देखिए, आज गाड़ी और पुलिस की बहुत तावन है, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, जिस वजह से आप जैसे दोस्तों का बहुत कोऑपरेट है। रोटी खा ली पर कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। सारी बात है तो वो तो चलता है, हक है। हाँ, क्योंकि रोटी खानी चाहिए। लेकिन नाज़रीन मैं आपको बात बताऊँ, जो मलिक साहब और मैं आपको बताना चाह रहे हैं, लालच नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। थोड़ी सी लालच, थोड़ी सी यही कि किन्ने मलिक साहब किन्ने के पैसे बाद आ जाने सी? तकरीबन यही कोई 2 या 4 लाख रुपए ज़्यादा आना था। मंथली 2 लाख रुपए की हमारी डन हुई थी। हाँ। तो उसमें वो 2 लाख के बदले मैंने 10 लाख रुपया 12 लाख रुपए का नुकसान किया है। ये गाड़ी खड़ी है माशाल्लाह आ गई है, और ये गाड़ी जो है गायब हो गई थी। कितों फड़ के ले आए हो? ये मंडी बहाउद्दीन से, ये मंडी बहाउद्दीन से लेके आए हैं। डबल शाह के बाद सबसे बड़ा दूसरा फ्रॉड हुआ ये 20 अरब रुपए का। वो मुतलका लोग बता रहे हैं, जिसमें MNA MPS और सारी टीम मिलके वहाँ पे आउट ऑफ सिटी, वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में सिर्फ लाहौर की गाड़ियाँ चलती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, काला कानून है, सब चोरी की गाड़ी वहाँ पे चलती हैं। अच्छा जी, ये एक और स्टोरी मिल गई। लेकिन आपने ये देखा कि मलिक साहब जिनसे हैं वो पहले तो लालच कर गए, लेकिन बाद में साफ नीयत से कितने अरसे बाद मिली? 1.5 साल बाद।
1.5 साल बाद उनकी गाड़ी उनको वापस मिली। हमारे साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको ये दोबारा हंडानी नसीब करे। आमीन। लोगों को बता दें लालच नहीं करनी, लालच नहीं करनी मेरे भाई, जो है जिसमें है उसमें सब्र शुक्र अदा करें रब का, जो आपके पास है। लालच नहीं, जो रब ने लिखता है उतना ही मिलना है, उतना ही मिलना है, इससे ज्यादा ज्यादा नहीं मिल सकता है। छाला छूला मारने की लोड़ नहीं, मेहनत करो, मेहनत करो, लालच ना करो, लालच ना करो, है ना जी। हाँ, थैंक यू मालिक साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अंग्रेजी की एक मिसाल है जो असल में मिसाल इंसान की तारीख से निकली है। फॉरबिडन फ्रूट इज़ ऑलवेज स्वीट। जब मना किया अल्लाह ताला ने कि वो फल मत खाना, जन्नत में जाओगे, जन्नत में एक फल है, वो फल मत खाना, लेकिन जद्दे अमजद ने वो फल खा लिया, नाफरमानी हो गई, बाद में उसकी माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई। ये किस्से कहानियाँ, ये हकीकतें इसलिए हैं कि इंसान इससे सीखे और इबरत पकड़े। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है कि बहुत सी निशानियाँ हैं समझने वालों के लिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कारोबार की, कारोबार के अंदर आने वाली लालच की। जैसे मैं पहले आपको बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जिनसे है वो अब सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। हमारे यहाँ पर ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं होता कि हमने तरक्की करनी है, कोई का साइंस में तरक्की करनी है, किसी इल्म में तरक्की करनी है, कोई मेडिकल साइंस में तरक्की करनी है, या किसी बिज़नेस में तरक्की करनी है। हमारा मकसद ये होता है कि पैसे ज़्यादा कहाँ से कमाने हैं। पैसे का सारा ढोला है। पैसे जिसके पास ज़्यादा होंगे वो मुल्क में इज़्ज़तदार भी होगा, खुशहाल भी होगा, और उसके लिए यही मुल्क पेरिस भी होगा। मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, वो एक बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हुए। बिज़नेस है फॉरेक्स का। फॉरेक्स जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज है, जिसमें आप कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं और कमोडिटी का बिज़नेस करते हैं। कमोडिटी फिजिकली आपके पास होती नहीं है, लेकिन आप उस पर एक्सचेंज पे बिज़नेस कर रहे होते हैं, कमोडिटी खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं और उस पर प्रॉफिट ले रहे होते हैं। ये बिल्कुल एक एक्सचेंज की तरह का। इसके पैरेलल पाकिस्तान ने जो लीगल है पाकिस्तान में, वो बनाई है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो सी है वो फॉरेक्स के पैरेलल चलती है, लेकिन फॉरेक्स जो है उसको हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, और फॉरेक्स जो है उसको इलीगल तस्वर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स का काम नहीं किया जाता। लेकिन लोग करते हैं, छुप के करें, कहीं पे बैठ के करें, फॉरेक्स का काम किया जाता है। इसे कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं। इसमें लीवरेज और इसे कहते हैं अजम्पशन पे ये होता है कि अज्यूम किया जाता है कि फ़लाँ प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, फ़लाँ की कम होगी, तो कौन सी ख़रीदनी है, कौन सी बेचनी है, वो एक सर्टन अमाउंट एक अकाउंट में पड़ी होती है, और ये तमाम का तमाम बिज़नेस ऑनलाइन होता है। मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हैं, ये इसी तरह एक फॉरेक्स एक्सचेंज के डसे हुए हैं। डसे हुए इसलिए कहा कि इनके साथ थोड़ा सा फ्रॉड हुआ है। जिनके साथ ये काम कर रहे थे वो बंदा यहाँ से जा चुका है, इनका केस जो सा है वो लग चुका हुआ है। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि वो क्या है, लेकिन फॉरेक्स के काम के बारे में और उसमें ये क्यों गए उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या सोच के भाईजान आपने ये फॉरेक्स का काम किया? थॉट क्या थी आपको, किसी ने मशवरा दिया? जी एक्चुअली मैं एक कंप्यूटर डिज़ाइनर हूँ। मेरा प्रिंटिंग का अपना काम भी है, बिजनेस भी है। तो मेरे एक दोस्त थे, अच्छा, तो मेरे पास आते थे काम करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे तकरीबन 1 साल मोटिवेट किया, मुझे समझाया कि यार ये इस तरह ये एक इंटरनेशनल सतह पे ये बिज़नेस होता है, कम्युनिटीज़ होती हैं, उनमें काम किया जाता है, गोल्ड में, सिल्वर में, इसमें ऑयल में। आपके दोस्त थे? जी मेरे वो दोस्त थे। तो मैं बता रहा था जैसे कि मेरे उसके साथ काफ़ी हम जो मेरे साथ 10 साल 8 साल से मेरे पास आते अपना काम करवाने के लिए। आपने सोचा क्यों ये करने का, क्या वजह बनी? मैंने सोचा, मेरी तो अपनी कोई इसमें दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो उसने मोटिवेट किया, मैंने समझा, मैंने सीखा, मैंने देखा, तो मुझे उसने बस वो रातों रात मीर वाले ख्वाब दिखाए मुझे, और मैं एक दिन ऐसा मैं उसके शिकंजे में आ चुका हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा यार मुझे कुछ सोचने का टाइम दे। कह रहा जी पैसे लाएं, ये देखें मैं ये नुकसान कर बैठे आप? मैं तकरीबन सर को 40 लाख का नुकसान मैंने किया इसमें, क्योंकि इसमें मेरा ज़ाती इन्वेस्टमेंट जो थी मेरी जो अपनी थी वो तकरीबन 20 लाख थी, और बाकी मेरे कोई दोस्त थे जो मेरे रेफरेंस इसमें बिजनेस में आए हुए थे। तो आप तो अपने दोस्तों में भी शर्मिंदा हो गए? बहुत ज़्यादा। मैं कोई 1 साल 1.5 साल से सर जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जो जुल्म और ज़्यादती का शिकार इस वजह से एक दोस्त के चक्कर में आने से, चक्कर में आ गया, उसने अल्योर किया और आप लालच में आ गए? जी मैं बिल्कुल लालच में आ गया उस वक्त उसने, क्योंकि उसने मेरी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से की कि जनाब आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखे मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, ये मेरे पास स्क्रीन है वो शो करवाता, तो वो कैंडल्स जलती हैं जनाब, ये अब ये मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, ये मेरे अब इतने हो गए, मेरे इतने थे, इतने हो गए। अब मैंने कहा यार आप मेरे पास काम कराओ। मैं आप जो काम कर रहे थे उसमें पैसे अच्छे नहीं कमा रहे? मेरे पास अच्छी जॉब थी, मेरे पास अब भी जॉब है, और मैं अच्छे पैसे सेव कर, बल्कि सेविंग थी मेरे पास अच्छी खासी। अगर मैंने पैसे से मैं इन्वेस्ट किया तो उसी कारोबार से कमाए थे जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका था।
तो उसने फिर बस बंदा कभी लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला, 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकालेगा, आखिर एट द एंड वो आ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के शो में आपको जिन लोगों से बात करवा रहा हूँ, जिनको मैं दिखा रहा हूँ, वो नुकसान उठा चुके हैं अपने लालच की वजह से। और मैं यकीन से कह सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नुकसान उठा रहे होंगे। कुछ अर्सा पहले हमने प्रोग्राम किया हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जब हमने उसके अंदर डिग आउट किया तो मोस्टली ये निकला कि जो लोग बेचारे मासूम हैं वो इस लालच में आ जाते हैं कि सस्ती ज़मीन मिल रही है, बड़ी अच्छी ज़मीन मिल रही है, कम पैसों में बहुत सारी चीज़ मिल रही है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सस्ता कुछ मिल रहा है, लेकिन हकीकत में वो सस्ता नहीं होता, वो आपके साथ फ्रॉड हो रहा होता है। तो यकीन माने जब आपको कोई कहे कि ये मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ, ये इतनी कीमती है लेकिन मैं आपको सस्ती दे रहा हूँ, तो उसके पीछे ज़रूर कोई राज होगा, उसके पीछे ज़रूर कोई लालच छुपा होगा जो वो लालच आपको दे रहा है। कहते हैं दुनिया में जब तक लालची जिंदा है तब तक नौसरबाज भूखा नहीं मर सकता। आपको और लोगों से मिलवाता हूँ। आप जल्दी कमाना चाहते थे, बस इसी तरह ही लालच में आ जाता है। ये लालच जो सा है ये आपके इर्द गिर्द एक दायरा खींचता रहता है शैतान लालच का, और वो लालच आपको डबो देता है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा पीछे अपने आप को लेके जाएंगे। आप यकीन माने आपका दिल आपको कहेगा कि इन बंदिया तू इत्थे लालच कीती सी। ਉਹਨੇ ऐसे पैसे ਦਿੱਤੇ कि ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। जगह जगह पढ़ते आते हैं, अक़वाले ज़री में लिखा होता है ग्रीड इज़ कर्स, लालच बुरी बला है, लालच से बचें। लालच तमाम बुराइयों की जड़ है। लालच आपको आसमान से उठा के ज़मीन पे फेंक देती है। लालच आपको ज़मीन से उठा के ज़मीन की गहराइयों में डाल देती है। क्या हाल है आपका? खैरियत ठीक। आपने कितने पैसे डबो दिए? मेरा 3 लाख है। 3 लाख डबो दिया? मेरा 3 लाख दोस्त का 6 लाख है। क्यों क्यों कर दिया? ये लालच में आके के अच्छे, क्या करते हैं आप? अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। किस चीज़ का? ये होलसेल का है। होलसेल का। तो आप अच्छे पैसे नहीं कमा रहे थे? नहीं, बस वो मेरे उसके बाद जल्दी कमाना चाहते थे? उसके बाद फिर इसी से अब कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप जल्दी कमाना चाहते थे? बस इसी तरह ही लालच में आ जाता है। तो फॉरेक्स का काम आपको सूट किया था? बस शुरू में तो बहुत अच्छा था, हमने कहा ठीक है ये ज़बरदस्त है और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको अलाउ नहीं करती तो फिर आपने क्यों किया? नहीं, वो दोस्त है ना, उन्होंने जो बताया था, उन्होंने कहा था ये कुछ चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के, कुछ नहीं होती, तो ये इसमें कोई परेशानी या कोई मसला नहीं है, आप करें काम। और आपने कर लिया? मैंने कर लिया। और कोई पैसे कमाए भी आपने इसमें से? बस शुरू में तो मिले थे। कितने पैसे कमाए आपने इसमें से? तो 2 लाख आया था वापस। 2 लाख कमाया आपने इसके? वेरी। लालच इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये इंसान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, बल्कि ऐसे देखें तो शैतान इंसान को जिस चीज़ से मारता है या अलोर करता है वो है ही लालच। अगर आप गौर से देखें ना चीज़ों को तो वो है ही लालच जो आपको दी जाती है। जब शैतान वसवसे डालता है तो वो लालच के वसवसे होते हैं कि ये करोगे ये मिल जाएगा, इस तरह काम करोगे इतने पैसे लगाओगे इतने पैसे और आ जाएंगे, इतना काम करोगे इतना हो जाएगा। आपने बहन क्यों शुरू किया, की बनी? सर ये पहले हमारे एक दोस्त हैं, वो काम कर रहे थे काफ़ी अरसे से। अच्छा, अभी कितने लोग हैं आप? क्योंकि अभी तो हम 4 बैठे हुए हैं ना, आपके साथ कितने के लोग हैं टोटल? सर जो उस बंदे के साथ काम कर रहे थे वो तकरीबन 400 के करीब हैं। 400 बंदा है? जी जी। और आपका कितना पैसा है? सर इसमें कुछ मेरे पैसे हैं, कुछ दोस्तों के हैं, कुछ कज़न हैं उनके। आपका जो मिला के मनी है वो कितनी है? टोटल 50 लाख है सर। टोटल 50 लाख नहीं, ओरिजिनल मनी जितनी आपने इन्वेस्ट की है वो कितनी है? जी जी, टोटल सर 50 लाख की। 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया आपने उसके साथ? जी जी। कैसे, क्या कह के, क्या सोच के?
सर वो अपने जो दोस्त थे वो काफ़ी अरसे से इस बंदे के साथ काम कर रहे थे। और अब वो बंदा चला गया हुआ जी, और आप अब वो उसको ढूंढ रहे हैं? जी ढूंढ रहे हैं। और वो नहीं मिल रहा आपको? जी नहीं मिल रहा सर। ये लालच जो सा है ये आपके इर्द गिर्द एक दायरा खींचता रहता है, शैतान लालच का, और वो लालच आपको डबो देता है कहीं ना कहीं। जब भी आप अपना नुकसान होता हुआ देखेंगे, जब भी आपको लगेगा कि मेरा नुकसान हो गया है और उसकी आप थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा सा पीछे अपने आप को लेके जाएंगे, आप यकीन माने आपका दिल आपको कहेगा कि इन बंदिया तू इत्थे लालच कीती सी, तू इत्थे लालच दे विच डिग पिया सी, तू इत्थे लालच दा शिकार हो गया सी। आपका दिल आपको ये कहेगा। और यकीन माने बनी नो इंसान अल्लाह ताला ने फितरत सलीम पे पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत पे पैदा किया। तो जब भी आप अपने दिल से पूछेंगे, दिल पे हाथ रख के, चाहे आप किसी के सामने ना माने कि नहीं नहीं मेरे नाल धोखा होया, वो मैनू फ्रॉड कर गया, मैं, जब अपने दिल पे हाथ रख के एक दफ़ा खुद से पूछेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, तो आपका दिल आपको कहेगा कि तूने लालच की थी बंदिया। तो लालच जो की थी फिर लालच की सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है। असलम साहब, आप क्योंकि आपका केस नैब में भी है, आप नैब में जा चुके हैं, आपका ये केस है, हम इस केस के बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे कि सब जुडिस है। आप क्या करने चले गए फॉरेक्स में, क्या मसला बना आपको? मेरे बेटे की शादी सी। अच्छा जी। मेरा दोस्त वारिस बाजवा। अच्छा। वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਰਾਤੇ ਆਣਾ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मैं 2-3 महीने इस तरह गुजर गए। एक दिन अली मेरे को खुद ही आ गया, कहने लगा यार भाई आप काम करें, क्या हो गया आपको? हाँ। मैं कहा लियाओ जी काम कर लेने हैं। हाँ। उन्होंने मैं 3 लाख रुपया दे दिता। ठीक है। उन्हें मैंने कोई दूसरे महीने 30,000 रुपया दे दिता। अच्छा, उन्हें इत्थे रखना जी। ठीक है, क्योंकि फिर दोबारा असी केस के अंदर जा रहे हैं। केस के अंदर ना जाना नहीं, केस के अंदर नहीं जा रहे। कानूनी पेचीदगी होंदी है, असी ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नहीं केस के अंदर नहीं जा रहे। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ जी 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 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੂੰ 3 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕੀ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ? सर किनू पैसों के किनू भैड़े लगते हैं? और 3 लाख रुपये नाल अगर 30,000 मंथली आवे तो ये बहुत ही सूटेबल है। लेकिन चूँकि असी ये फस चुके, फसते इतों तक आ गए तकरीबन 40 लाख अमाउंट बन गए, जिहदे कुछ पैसे मेरी सिस्टर दे ने, कुछ मेरे भाई दे ने। 40 लाख रुपये दे 40 लाख रुपये दे दिता। और ज़्यादातर ये पैसे जिन्हें असी रिफंड ही किए हैं, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਐਡ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜ਼ੇ ਫੜਾਏ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ? ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦੇ? ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਬਸ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਵਾਇਆ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਉਹ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਿੱਤਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ। और फिर मज़ेदारी की गल है, सारे पैसे उन्हें विड्रॉल भी करा ले, कढ़ा लेते पैसे विचों। फिर चला गया, उन्हें काम छड़ दिता, उन्हें कहा मैं नहीं करना। वाह वाह, असि करदे रहे। उन्हें एक दफा जुआ खेडिया, उन्हें कहा जीत गए, उन्हें निकलो, उन्हें छड़ दिता। वाह वाह। और चूँकि मैं खुद इन्ना पढ़िया लिखा नहीं है, मैंने तो मेरा व्हाट्सएप भी मुश्किल नाल चलाना आंदा। तो मैनू तो कहता सी तुसीं खुद काम करो मेरे नाल आके, लेकिन मैं कहा यार मैं खुद नहीं करना, तू जड़ा कर रहा तू ठीक है करी जा, तू भाई मैनू पैसे दे जा जी, बज्जे पैसे दे जा। उन्हें ऐसे पैसे दिते कि जेडे अगले पिछे सी सारे दे सारे लैके टुर गया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया है कि सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। जब मुसलमान इतना सुन ले और वो फिर भी सूद खाए सिर्फ इसलिए इस लालच में कि मुझे पैसे थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल से उसको ख़ुद को मुसलमान नहीं कहलवाना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने ख़ुद कह दिया कि लालच, सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है,
जब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया कि सूद मत लेना, मेरी उम्मत सूद नहीं लेगी, तो फिर ये सारा कुछ करना, फिर आप ख़ुद को मुसलमान कैसे कहें? मुझे पता है फ्रॉडिये चलते रहेंगे, मुझे पता है कि सारा बिज़नेस तमाम काम चलते रहेंगे, लेकिन मेरा काम है एक दफ़ा बेल बजा देना, एक दफ़ा सीटी मार देना। मेरा तो मशवरा सर, सबसे पहले ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये बचें। आज के दिन को ये आखिरी दिन समझें। इस काम में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको फौरी जो है ना उसको क्लेम करें, ये अपने पैसे निकलवाएं, ना कि इनके साथ आगे पीछे 2, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक उनके साथ हमारे जैसा फ्रॉड हो। दरख्वास्त आपसे यही है, मुझे पता है लालच होती रहेगी, मुझे पता है फ्रॉडिये चलते रहेंगे, मुझे पता है कि सारा बिज़नेस तमाम काम चलते रहेंगे, लेकिन मेरा काम है एक दफ़ा बेल बजा देना, एक दफ़ा सीटी मार देना। वो क्या कहते हैं ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये हमें करना ही करना है। आज अगर मेरी बात आपकी समझ में आ गई तो ज़रूर अपने किसी साथ वाले दोस्त को समझाइएगा। लालच और शॉर्टकट्स ये इंसान को बर्बादी में ही लेके जाते हैं। हो सकता है शुरू में थोड़ा फ़ायदा हो जाए, लालच के शुरू में हो सकता है आपको कोई चीज़ अच्छी मिल जाए, लेकिन जब आप उसके आगे बढ़ेंगे तो आगे नुकसान ही नुकसान है और वो राह गलत है। आपको कुरान पाक के थ्रू, आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के थ्रू तमाम चीज़ें बता दी गई हैं, किताबें मौजूद हैं, कुरान पाक मौजूद है। कंसल्ट करें, उसके पास जाएं, उनसे बात करें, अपने बुज़ुर्गों से बात करें, आपको तमाम चीज़ें वहीं पे मिल जाएंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इन किताबों से ज़रूर रुजू करें, जब आप रुजू करेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यकीन माने आप अपनी किस्मत से ज़्यादा नहीं खा सकते, जितना रब ने आपकी किस्मत में, तकदीर में लिख दिया हुआ है, आप उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। भाईजान, आप माशाल्लाह में पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो लालच जिसमें भी आप आए और आपके जैसे बहुत सारे लोग जो इसमें 400 अगर बंदा कह रहे हैं वो इन्वॉल्व हुआ, और ये एक एक्सचेंज है जो बंद हुई है जिसका पता नहीं चला, बहुत सारी एक्सचेंज काम कर रही हैं जिनमें और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये किस तरह पैसा अपना चला रहे हैं? मेरा तो मशवरा सर, सबसे पहले, बाद में आपके इस टॉपिक आता हूँ कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये बचें। आज के दिन को ये आखिरी दिन समझें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट किसी को इस काम में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको फौरी जो है ना उसको क्लेम करें, फॉरेन एक्सचेंज में, या जिस तरह का हमारे साथ हुआ, ये अपने पैसे निकलवाएं, ना कि इनके साथ आगे पीछे 2, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक उनके साथ हमारे जैसा फ्रॉड हो। क्योंकि ये टोटली, क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये चीज़ें लीगल नहीं है तो हम तो फंस गए ना, हमें तो पता चल गया, लेकिन आप लोग बच जाएँ, मेरा तो ये मशवरा। और ये कानूनन जुर्म है, कानूनन जुर्म भी से कह सकते हैं, जो काम इलीगल है, इलीगल, हाँ जी, लीगल नहीं। ये फॉरेन एक्सचेंज का काम करना पाकिस्तान में लीगल नहीं है, हाँ जी, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। नाज़रीन, ये स्टोरी जो सी है अभी आगे चल रही है आपकी, और लोगों से बात करवाते हैं। ये कहानी इतनी सी है जो समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि लालच की कहानी है। लालच में आए, पैसा ज़्यादा करना है, वो कैसे ज़्यादा करना है, वो तरीका ये है। ये लालच में गए क्यों, उसकी इस कहानी आप रोज़ अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बंदे को ऐसा लगता है कि यार ये जो मेरे पास पैसे, थोड़ी सी मेरी सेविंग आ गई है, मैं इसको जल्दी से जल्दी डबल कर लूँ। कारोबार करने का तरीका, कारोबार करने के मौके पाकिस्तान में बहुत कम है। अगर वो कहीं पे कोई बिज़नेस छोटा सा शुरू करना चाहे तो उसको ईज़ ऑफ बिज़नेस नहीं है, उसके आगे रास्ते में इतने ज़्यादा रोड़े हैं कि वो छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करते हुए भी बंदा परेशान हो जाता है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है स्मॉल इंडस्ट्री को इनकरेज करने की हुकूमती सतह पे। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसको इनकरेज करने की, कि वो कहाँ पर हुकूमती प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सके और वहाँ से वो फ़ायदा उठा सके। और जहाँ तक रही बात दीन इस्लाम की, इस दीन इस्लाम हमें कहता है कि सूद हराम है। सूद का से मतलब है कि आपने अल्लाह और उसके रसूल से जंग की, तो इस जंग से बचें और लालच से ख़ुद को बचाएं। तो
मेरी गुजारिश सबसे यही है, हाथ जोड़ के सबसे ये गुजारिश है कि लालच से ख़ुद को बचाएं। जब लालच से बचना शुरू, छोटी सी चीज़ है, छोटी सी बात है, और मैं यकीन माने जब मैंने वो शुरू में कह के आया ना कि आज मैं आपको तरीका बताऊंगा इससे बचने का, आपने सिर्फ जब इंसान को लालच आ रहा होता है ना तो उस वक्त शायद वो थोड़ा अंधा हो गया होता है, लेकिन एक दफ़ा रात को घर में बैठ के जब आप सोने लगते हैं ये ज़रूर सोचा करें कि आज सारा दिन मैं क्या करके आया हूँ और जो मैं काम करने लगा हूँ कहीं उसमें लालच शामिल तो नहीं है। जब लालच शामिल होगा उसके अंदर तो यकीन माने उसका एंड आपको नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लिखी पड़ी बात है, लोहे कलम पे लिखी हुई है। तो इसके साथ हम आडा नहीं लगा सकते, हमारी इतनी औकात ही नहीं है। तो मैं दुआ करता हूँ सब के लिए जो लालच में आ गए हैं, अल्लाह ताला उनको सीधी राह दिखाए, और जो लालच में आ रहे हैं अल्लाह ताला उनको बचाए। और कोशिश ये करें कि जब आप इन तमाम चीज़ों से गुजर रहे हों तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शेरा वाले गेट से मलिक साहब फ्लाईओवर जा रहा है, आपकी मेहनत जो सी है रंग ले आई। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा लग रहा है आपको? अपने सीएम जनाब उस्मान बुज़दार साहब को इसका सारा क्रेडिट देता हूँ। मैं ज़रा बुज़दार साहब की तारीफ़ करवा लूँ। तारीफ़ करें, बुज़दार साहब की पुल बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी नाइस। बुज़दार साहब यस कमांडो ऑल राइट जी। सेल्फी ले लूँ, सेल्फी दे दूँ मैं एक। 6 महीने का कहते पे ने, हाँ 2 साल लग जाने ने। छो यार, थैंक यू बोलो। थैंक यू बुज़दार साहब, थैंक यू मलिक ज़मान नसीब साहब। वाह 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 मलिक साहब, मुझे तो ये डर लग रहा है बुज़दार साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं अगले इलेक्शन में उनको कोई वज़ीर-ए-आज़म के लिए ना सिलेक्ट कर ले, इलेक्ट कर ले। बहुत अच्छा काम कर रहे ने, सिर्फ एक काम कर महंगाई ते गौर करन। छो भाइयों की चीज़ है गरीब आदमियों वास्ते वो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं साइड पे हो जाओ, हमारे रास्ते में आ रहे हो, पीछे हो जाओ भाई। बड़ी तेजी ना काम चल रहे थे। उस्मान बुज़दार का थैंक यू बोलते हैं। नहीं थैंक यू नहीं बोलना, थोड़ी जी तारीफ कर दे, खुश हो जाएगा। तारीफ का ही करी है, गरीबां की देता पुल बना रहे हैं यार, ऐसा होना शेरा मसूबा का यार। वज़ीर अल्लाह तो है, थैंक यू बोल दें यार प्लीज। मैं उनको थैंक यू क्यों बोलूं यार, वो पुल बना रहे हैं ना। मंसूबा किसका है? बुज़दार साहब को थैंक यू बोलो। ओहो मेरे को ਅਸੀਂ बड़े तंग। ओहो तारीफ करो। ਅਸੀਂ तारीफ नहीं करांगे, मर जाऊंगा। ਅਸੀਂ कहने आ ओहो इमरान खान पसंद है आपको? नहीं। क्यों? हमें नवाज शरीफ पसंद है। इधर आए भाई, तरक्याती कामों के बीच में आ रहे हैं आप। थैंक यू। नहीं कह ही नहीं सकता। नहीं, दिल नहीं कर रहा होगा, जबरदस्ती करवा रहा हूँ। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आवाम की राय बड़ी मुकद्दम होती है। लेकिन इमरान खान का विजन आज फिर वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है, उस पर सवालिया निशान पड़ जाता है। सड़कों से तरक्की नहीं आती, इंसान तरक्की करते हैं तो तरक्की आती है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ WhatsApp ਦਾ ਫੈਨ ਆ। अच्छा गुलजार साहब ਨੂੰ थैंक यू बोलो भाजी, पुल बना रहे हैं। सर गुलजार साहब ने कोई गुलजार नहीं भाजी, बुज़दार। अच्छा गुलजार साहब, बुज़दार साहब ਨੂੰ। हाँ थैंक यू उस्मान बुज़दार अंकल। थैंक यू। कोई बात नहीं, चढ़ जाएगा। ये जब पट्टियों पे नाम लिखना शुरू कर देंगे ना आप काफी सारा, उस्मान बुज़दार, तो समझ लग जाएगी सारों को। क्या नाम रखना चाहेंगे आप इस पुल का? आपके प्रोग्राम के तसल्सल से यही रिक्वेस्ट भी करूंगा साहब को कि इस पुल का नाम दाता अली हजूरी के नाम से रखा जाए। हमजा कारपोरेशन काम कर रही है, ये क्या रोल है? हम तो यहाँ बुज़दार साहब की तारीफ करते करते नहीं थक रहे होते। हमजा कारपोरेशन तो ये क्या हो रहा है? बुज़दार साहब से पूछें जरा खान साहब। वेल डन बुज़दार साहब।